जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नंबर 1 सेट प्रैक्टिस चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा प्री जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टेस्ट नंबर 6 के बारे में। यानी इससे पिछले वीडियो में हमने 5 टेस्ट को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है और उसका टोटल सोल्यूशन कर दिया है। सोल्यूशन नहीं, पोस्टमार्टम किया है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यानी जितने सारे ऑप्शन होंगे सारे के सारे ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस लिए है और ऑप्शन में दिए गए जो ऑप्शन होते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होते हैं उस सारे ऑप्शन को डिटेल्स में सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को अगर मेरे इस टेस्ट सीरीज को 1 से लेकर अगर 30 तक आप लिख ले पूरा टोटल कर लेते हैं, 1 से लेकर 30 तक टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो अगर एग्जाम में 50% मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। अगर कुछ नहीं आता है तो फिर भी इतना मार्क्स लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर 1 से लेकर अगर 70 से 80 सेट में कराऊंगा, जब तक ये एग्जाम हो रहा है तब होने वाला है तब तक, तो पूरा एकदम इस सेट प्रैक्टिस से रिजल्ट होने का गारंटी है। सेट प्रैक्टिस से रिजल्ट होने का 100% गारंटी है। तो टोटल 100 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन से लगभग आपको 1000 क्वेश्चन का रिवीजन होने वाला है। तो एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अभी तक इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर जो दोस्त सब्सक्राइब कर लिए हो अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्या होता है कि सब्सक्राइब करने के चक्कर में जो सब्सक्राइब किए हैं फिर से सब्सक्राइब कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो क्या करेंगे, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपके साथ ऐसा रेड बटन दिख रहा होगा, अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास जितने सारे आपका टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक है, सारे जगह आप शेयर कर देंगे। इसके बाद हम नहीं कहने वाले हैं, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में हो जा रहा है। कहाँ पे होगा? लखनऊ। और ऑप्शन में जो दिया गया है वो भी ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आयोजन हो रहा है। तो उस आयोजन को भी हम डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। कहाँ पे हो रहा है? लखनऊ में तो हो रहा है, यूपी के लखनऊ में हो रहा है। ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करें नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में जो है G20 फ्लावर फेस्टिवल भी यहीं पर हो रहा है। G20 फ्लावर फेस्टिवल नई दिल्ली में हो रहा है। उसके बाद भारत भाग्य विधाता ये भी जो है यहीं पर हो रहा है। उसके बाद अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में 40वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक महोत्सव है, काला घोड़ा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? काला घोड़ा महोत्सव। कहाँ पे होता है? मुंबई, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद भुवनेश्वर की बात करें, उड़ीसा की भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में जो है 15वां तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ है। कहाँ पे? 15वां तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। तो ये तो था इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन होते हैं वहाँ पे कौन से महोत्सव हुआ उसके बारे में बता दिए। कहाँ पे? मुंबई में 40वां हुनर हाट काला घोड़ा महोत्सव, नई दिल्ली में G20 फ्लावर फेस्टिवल और भारत भाग्य विधाता। उसके बाद भुवनेश्वर की बात करें तो 15वां तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन 2021 का कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में किया गया था। इतना तो हो गया। अब लेकिन इससे भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके भी बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बिहार के बारे में। कहाँ पे? बिहार में जो है कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? बिहार में। कलरव पक्षी महोत्सव बिहार में मनाया गया। उसके बाद बात करें खारची महोत्सव कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। खारची महोत्सव त्रिपुरा। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें
तो चेर-चेरा महोत्सव, कौन सा महोत्सव? चेर-चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है नागालैंड का, नागालैंड में है ऑरेंज, क्या है? ऑरेंज फेस्टिवल, और एक होता है हॉर्नबिल, क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे? नागालैंड में है। उसके बाद बात करें मणिपुर का, मणिपुर में जो है सिरौ लिली और सुमंग लीला और सिरौ लिली कहाँ पे? मणिपुर में मनाया जाता है। वहीं गोवा की बात करें तो गोवा में जो है पर्पल फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। उसके बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है वालोंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेला। उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में है सरस आजीविका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग कहाँ पे मनाया गया? उत्तराखंड में मनाया गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में मनाया गया मतुआ मेला। उसके बाद होता है डोल उत्सव कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद होता है कोविता फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो इतना जो था, ये जो करेंट से जुड़े क्वेश्चन था, और इस करेंट से जुड़े क्वेश्चन का पूरा A to Z पोस्टमार्टम कर दिए। अगर कहीं से भी अगर महोत्सव पूछता है तो आपका इससे बाहर महोत्सव नहीं जाने वाला है। अगले सेट प्रैक्टिस में आप आजमा लेंगे, या किसी भी सेट प्रैक्टिस में आपको एक न एक जो करेंट से जुड़े पक्षी महोत्सव जितने सारे हैं, मेला है, उसमें यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी तक आपको पूरा वीडियो जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पोस्टमार्टम समझ में आ गया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सब जगह, अपने ग्रुप में, टेलीग्राम पर सब जगह शेयर कीजिए। नेक्स्ट भी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? यानी जो एथलीट है, भारत के एक एथलीट है, उसने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में शॉट पुट इवेंट में, किसमें? शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है, शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है। तो वो हो जाएगा तजिंदर पाल सिंह तुर। आप भी कमेंट में आंसर देते जाएंगे, जो आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा उसका आंसर देते जाएंगे, और देखेंगे कि 100 में आपका कितना आंसर सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आप यहां से भी अंदाजा लगाते जाएंगे। तजिंदर पाल सिंह तुर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है, शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है, ठीक है। यहाँ पर शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है। अब ये क्या हो गया? खेल से रिलेटेड आ गया। किससे रिलेटेड आ गया? खेल से रिलेटेड आ गया। तो खेल से रिलेटेड है तो आपको सबसे लेटेस्ट में जो हुआ है 22वां कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है बर्मिंघम। कहाँ पे हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है। 22वां कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 23वां कहाँ होने वाला है, 23वां जो होगा आपका विक्टोरिया में होगा। कहाँ पे होगा? विक्टोरिया। 23वां जो होगा विक्टोरिया में होने वाला है। तो 23वां कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होने वाला है? तो विक्टोरिया में। 22वां कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम में हुआ था। उसी में अगर पूछ दे कि फर्स्ट बार कहाँ पे हुआ था, तो फर्स्ट बार कहाँ पे हुआ था? तो हैमिल्टन। कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन में हुआ था। प्रथम बार हैमिल्टन में हुआ था। प्रथम बार हैमिल्टन में हुआ था। इसमें जो है 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, इसमें टोटल 72 देश के प्रतिस्पर्धाओं ने भाग लिया था, खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने? 72 देश के
प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था, जिसमें भारतीय एथलीट की जो संख्या थी वो थी 213। तो 213 एथलीट ने जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसमें 213 भारतीय ने भाग लिया था। कितने? 213 भारतीय ने भाग लिया था। इसका जो अगर बात करें मैस्कॉट क्या था, तो मैस्कॉट जो था इसका था पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल। ठीक है। उसके बाद इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है कि इस गेम में किसने सबसे ज़्यादा पदक जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया। उन्होंने टोटल 178, कितना? 178 पदक जीता। वही बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने 61 जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 178। तो टॉप कौन किया है? ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है। इससे रिलेटेड कुछ और बातें क्या है कि इसमें उद्घाटन जो समारोह हुआ रहा था, तो उसमें ध्वजवाहक का काम होता है। क्या होता है? भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में कौन काम किया था? तो वो हो जाएगा पीवी सिंधु। कौन हो जाएगा? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। उसके बाद अगर समापन की बात करें तो समापन समारोह में कौन था? तो समापन समारोह में आपका शरत कमल, इसका पूरा नाम है अंचत शरत कमल और निकहत जरीन। कौन था? निकहत जरीन ने इसमें समापन समारोह में था। उद्घाटन में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह था। इतना आपको याद रखना। यहाँ इस गेम में जो है मैक्सिमम मेडल किसने जीता था? तो मैक्सिमम जो जीता वो शरत कमल। किसने? शरत कमल ने जीता। ठीक है, शरत कमल ने जीता। लेकिन सर्वाधिक जो मेडल है किस खेल में जीता गया? तो हो जाएगा कुश्ती। किसमें? कुश्ती में जीता गया। टोटल 12। कितना? 12 पदक कुश्ती में जीता गया। इसमें अगर बात करें कि सबसे कम उम्र की एक एथलीट, सबसे कम उम्र की एथलीट की बात करें तो हो जाएगा अनाहत सेन। कौन हो जाएगा? अनाहत सेन। सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? अनाहत सेन। लेकिन अगर ज़्यादा की बात करें तो हो जाएगा सुनील बहादुर। कौन हो जाएगा? सुनील बहादुर। ज़्यादा की बात करें तो सुनील बहादुर। लेकिन और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है कि भारत के लिए पहला पदक कौन लेके आया? तो भारत के लिए, इंडिया के लिए फर्स्ट पदक कौन लेकर आया? तो फर्स्ट पदक लेके आया महादेव। कौन लेके आया? महादेव। कौन लेके आया? महादेव। उन्होंने सिल्वर मेडल लेकर के आया। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है। लेकिन भारत के लिए सबसे पहला फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेके आया? तो मीराबाई चानू फर्स्ट गोल्ड मेडल लेकर के आया। ये मणिपुर की रहने वाली है। कहाँ के हैं? मणिपुर की है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, को ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में है किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को न्यूनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है? पंजाबी को न्यूनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा कौन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी भाषा को, किसको? पंजाबी भाषा को, ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी लैंग्वेज को अपने न्यूनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा कर दिया है। ठीक है। यही भाषा की बात आ गई। कहाँ की आ गई? भाषा की बात आ गई। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के बारे में है? तो अनुसूची 8 में। किस में है? अनुसूची 8 22 भाषाओं के बारे में बात करता है। अनुसूची 8 में 22 भाषा के बारे में बताया गया है। यानी 22 भाषाओं की चर्चा किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। प्रारंभ में जो था 22 भाषा नहीं था। प्रारंभ में जो था, शुरू में
यानी प्रारंभ में टोटल 14 भाषा ही था। क्या था? 14 भाषा ही था। प्रारंभ में 14 भाषा था, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी हो गया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इतना ही 14 भाषा था। लेकिन 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक और भाषा सिंधी भाषा जोड़ दिया गया। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा जोड़ दिया गया। वहीं पे इतना ही से ही काम नहीं चला, 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन, इसमें 1992 इसमें क्या हुआ कि 1992 में इसमें 3 भाषा को और जोड़ दिया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसमें 3 भाषा और जोड़ दिया गया। इतना ही से काम नहीं चला, इसमें 52वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। कब हुआ? 2003 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें 4 भाषा जोड़ दिया गया। कौन? बोडो, डोगरी, उसके बाद मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस संशोधन जो है ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अगर बिहार दरोगा के लिए यही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बीपीएससी का भी एग्जाम देना चाहते हैं, एमपी पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, जैसे बिहार पुलिस का आने वाला है, उसमें भी ये बहुत ही फायदे करने वाला है। तो पूरा वीडियो देख रहे तो पूरा देखेंगे, एकदम बहुत सारे क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद। दूसरे कहीं पे कोई भी सेट मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना तो आपको ध्यान रखना है, ये संविधान से रिलेटेड था। उसके बाद बात करें भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। तो भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट की बात करें तो कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारतीय संघ की जो भाषा है वो हिंदी है। क्वेश्चन पूछ देता कि भारतीय संघ की भाषा क्या है, तो भारतीय संघ की भाषा, भारतीय संघ की भाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। भारतीय संघ की भाषा क्या है? हिंदी है। और यह अनुच्छेद 343 में बताया गया है। 343 में बताया गया है। लेकिन लिपि की बात करें, लिपि की बात करें तो हो जाएगा देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। तो भारतीय संघ की भाषा हिंदी, लिपि की बात करें तो देवनागरी। लेकिन अगर उर्दू को, क्या होता है, उर्दू की बात करें तो उर्दू के लिए, उर्दू को जम्मू कश्मीर ने प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया है। प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया है। राजभाषा का दर्जा दिया है किसको? जम्मू कश्मीर ने उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की चर्चा है। प्रारंभ में 14 भाषा था, लेकिन बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 1992 में हुआ, जिसमें 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, जिसमें 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इसके बाद इस सभी जोड़ने के बाद टोटल 22 भाषा हो गया है। ठीक है, उसके बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, और भारतीय संघ की भाषा हिंदी है। यह अनुच्छेद 343 में है। लिपि जो है देवनागरी है। उर्दू को जम्मू कश्मीर में पहली राजभाषा का दर्जा दिया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये तो संविधान से रिलेटेड बातें थी, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं जापान है, उसके बाद फ्रांस है, ये सारे के सारे जो देश है, कंट्री है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको जो है आपको अगले स्लाइड में बता रहे हैं। इसको कहाँ पे कॉपी करते हैं, अगला स्लाइड में हम कॉपी कर लेते हैं और इसको बताते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको इरेज करते हैं।
इसको पूरा को इरेज करके इसके बाद सारे इस कंट्री के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये जो कंट्री है ना इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है और लड़का फंस जाता है। तो आपको फंसना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। सबसे पहले जापान के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? जापान के बारे में बता रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं जापान। अगर आपके पास मैप है तो आप मैप निकाल कर रखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो से हम मैप लेकर के आएंगे, मैप लगाएंगे इसमें, उसके बाद मैप से समझाएंगे। जापान की जो राजधानी है कहाँ पे है? टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहीं टोक्यो में, इसी टोक्यो में क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन यहीं टोक्यो पर हुआ है। क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन इसी टोक्यो में हुआ है, जापान की राजधानी टोक्यो पर। अगर यहीं पे क्वाड से ही क्वेश्चन पूछ दे तो क्वाड में कितने देश है? तो 4 देश है। कितने देश है? 4 देश होगा। इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अमेरिका हो गया। अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, 4 देश इसमें है। कितने देश है? 4 देश है। कितने देश है? 4 देश है, ठीक है। वही जापान में जो है जापान में जो है 4 गो, कितने हैं? 4 जो है 4 द्वीप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है। 4 द्वीप है, वो है कौन सा? होकाइडो। कौन सा है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसुसु। होकाइडो, होन्शु, क्यूसुसु, शिकोकू जो है होकाइडो जो है, होकाइडो सबसे ऊपर है। कहाँ है? सबसे ऊपर होकाइडो है, सबसे ऊपर होकाइडो है। क्यूसुसु सबसे नीचे है, सबसे ऊपर होकाइडो। लेकिन सबसे बड़ा की बात करें तो होन्शु, सबसे बड़ा की बात करें तो होन्शु है, सबसे बड़ा होन्शु है और यहीं पे राजधानी है। देश की राजधानी टोक्यो कहाँ पे है? होन्शु आइलैंड पे है। कहाँ पे है? होन्शु आइलैंड पे है। देश की राजधानी होन्शु आइलैंड पे है। यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आप जानेंगे कि एक जगह है फुकुशिमा। क्या है? फुकुशिमा जो जगह है, यहाँ पर 12 मार्च 2001 को परमाणु बिजली गृह दुर्घटना हुआ था। 12 मार्च 2001 को परमाणु बिजली दुर्घटना हुआ था। तो इसको याद रखना है। फुकुशिमा कहाँ पे है? होन्शु आइलैंड पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है ओसाका। कौन सा जगह है? ओसाका। ओसाका में जो है जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ओसाका क्या है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोलते हैं। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोलते हैं। यहीं पर जाएगा क्योटो। क्या है? क्योटो में है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्या होता? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान के क्योटो में। यह क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। यहीं पे एक जगह है नगोया। क्या है? नगोया को जापान का डेट्रॉइट शहर बोलते हैं। कौन सा शहर बोलते हैं? डेट्रॉइट शहर बोलते हैं नगोया को। तो नगोया जापान का डेट्रॉइट शहर है। कहाँ है? जापान का डेट्रॉइट शहर है। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा जो है इस पर 6 अगस्त 1945 को, कब? 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था अमेरिका ने। कौन सा बम? वो था लिटिल बॉय। कौन सा? लिटिल बॉय बम। ये बम भी का भी नाम पूछ देता है कि हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था? तो लिटिल बॉय नामक बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। यह जो बम था यूरेनियम से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? यूरेनियम से बना हुआ था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था लिटिल बॉय, यह यूरेनियम से बना बम था, ठीक है। तो इसको इतना ध्यान में रखना है। शिकोकू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बात करें क्यूसुसु को, तो क्यूसुसु पर जो है नागासाकी है। क्या है? नागासाकी जो है नागासाकी पर 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त 1945 को यहाँ पर तो गिरेबे किया, 3 दिन बाद यूं पर गिरा दिया बम। यहाँ पर भी बम मारा, यहाँ पर बम मारा। इसके बम का नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन। तो नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया? तो फैटमैन बम नागासाकी पर गिराया गया। यह फैटमैन बम जो था यह पोलोनियम से बना था। किससे बना था? पोलोनियम से बना हुआ बम था। पोलोनियम से बना हुआ बम था। कौन सा बम? फैटमैन। लिटिल बॉय हिरोशिमा,
नागासाकी पर फैटमैन, नागासाकी पर फैटमैन बम गिराया गया। इतना आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा इससे नहीं आने वाला है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला होगा तो हम नेक्स्ट सेट में इसके बारे में हम बताएंगे भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये फ्रांस के बारे में, अमेरिका के बारे में बताए तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम सभी कंट्री को हम कवर करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 4 नंबर में जो है एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक खाली जगह का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया है। 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया है, वो कौन है? वो कौन है? तो उसका नाम है कनक रेले। कौन सा नाम है? कनक रेले। तो कनक रेले जो था मोहिनी अट्टम से संबंध रखता था। किससे? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से संबंध कौन रखता था? कनक रेले। कौन रखता था? कनक रेले मोहिनी अट्टम से संबंध रखता था। एक प्रसिद्ध नर्तक था जिसकी मृत्यु 22 फरवरी 2023 को हो गया था। एक और बात हम बता दें कि अगर कोई भी एग्जाम अगर दे रहा है तो एग्जाम देने से 6 महीने पहले तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। 6 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स पूछता है। अगर नसीब खराब रहा तो साल भर का पूछ देगा, अगर औरों खराब रहा तो 2 साल का पूछेगा। तो कम से कम आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको याद में रखना है, याद करके रखना। कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स याद करके रखना है। कितने? 6 महीने का, ठीक है। यहाँ पर मोहिनी अट्टम आ गया। मोहिनी अट्टम आखिर है क्या? मोहिनी अट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है। कथक भी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक भी शास्त्रीय नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जो है कथक से रिलेटेड है। किससे है? कथक। पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। कथक का ये नृत्य जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम सारे जितने सारे शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में हम बता रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 8 है, ठीक है। और कौन कौन से है, कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सभी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पहला जो आपके बात करते हैं तो पहला है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। दूसरा की बात करें तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी दूसरा है कुचिपुड़ी। तीसरा की बात करें तो हो जाएगा मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तीसरा की बात करें तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। चौथा की बात करें तो हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी। चौथा की बात करें तो ओडिसी, ओडिसी। 5 नंबर में आपका बात करें तो कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। 5 नंबर में कथकली। 6 नंबर की बात करें तो कथक। क्या हो जाएगा? कथक। 6 नंबर में कथक। 7 नंबर की बात करें तो सत्रिया डांस। क्या है? सत्रिया, सत्रिया। 7 नंबर की बात करें सत्रिया। 8 नंबर की बात करें तो मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी, मणिपुरी। ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सा? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, कथकली, कथक, शास्त्रीय और मणिपुरी, सत्रिया और मणिपुरी। अब इसके बात करते हैं कि किस किस स्टेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका भरतनाट्यम की बात करें तो यह है तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी जो है आंध्रा का है, यानी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। वही मोहिनी अट्टम की बात करें तो हो जाएगा केरला की। मोहिनी अट्टम केरला की है। वही ओडिसी तो ये उड़ीसा की है, ठीक है। कथकली, कथकली जो है ये भी कहाँ पे है? केरला की है। कहाँ पे है? केरल की है। कथक जो है उत्तरी भारत में इम्पोर्टेंट है, उत्तरी भारत में इम्पोर्टेंट है। सत्रिया जो है असम की है। असम का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? सत्रिया। असम के शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। वही मणिपुरी जो है मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। तो आपको ये स्टेट और जितने सारे शास्त्रीय नृत्य है इसको भी याद रखना है। लेकिन अब एग्जामिनर चालाक हो गया है, इतना तो सब कोई जानता है। इससे अब आगे बढ़ा करके लेवल बढ़ा करके क्वेश्चन पूछता है। तो लेवल बढ़ा रहा है तो आपका भी लेवल बढ़ाना है, उसके लेवल के अनुसार ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो भरतनाट्यम से रिलेटेड उसका जो नर्तक होते हैं उसका नाम पूछ देता है, ठीक है। तो इसके जो भरतनाट्यम है रुक्मणी देवी। क्या है? रुक्मणी देवी। सोनल मानसिंह, सोनल
मानसिन, सोनल मानसिन हो जाएगा। रुक्मणी देवी सोनल मानसिन हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, तो रुक्मणी देवी सोनल मानसिन और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के नर्तक का नाम है। ये एकदम रट करके याद करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी क्या है, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी। उसके बाद राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। उसके बाद लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये सब किसका है, आंध्र प्रदेश का नर्तक है कुचिपुड़ी का, ठीक है। उसके बाद मोहिनी अट्टम की बात करें तो हेमा मालिनी हो गया। कौन, हेमा मालिनी, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हो गया श्रीदेवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी। उसके बाद है रानी देवी यानी रागनी देवी, रागनी देवी, रागनी देवी। ये सब कहाँ के हैं, मोहिनी अट्टम के, यानी कि मोहिनी अट्टम केरला के नर्तक का नाम है, यानी मोहिनी अट्टम से वो रिलेटेड है जो केरल में इम्पोर्टेंट है। तो हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम, श्रीदेवी मोहिनी अट्टम, रागनी देवी मोहिनी अट्टम, ठीक है। उसके बाद ओडिसी की बात करें तो ओडिसी की बात करें तो इम्पोर्टेंट है रानी कर्ण, रानी कर्ण उड़ीसी, रानी कर्ण उड़ीसी, रानी कर्ण उड़ीसी। उसके बाद कथकली की बात करें तो उदय शंकर, उदय शंकर, उदय शंकर। उसके बाद है कृष्णा नायर, कृष्णा नायर। उदय शंकर और कृष्णा नायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके उत्तर भारत में है कथकली, कथक, कथक में है बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। उसके बाद है लच्छु महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। और एक स्त्री है सितारा देवी, सितारा देवी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्तकी है, ठीक है। उसके बाद मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी में जो है ये झबरी देवी, क्या है, झबरी देवी, मणिपुरी में है झबरी देवी और कलावती देवी, झबरी देवी और कलावती देवी। जो मणिपुरी नृत्य है इसका इम्पोर्टेंट नर्तक का नाम है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल्स में समझ में आया होगा, एक एक डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपका जो शास्त्रीय नृत्य और स्टेट जो होते हैं तो सभी को याद करके रखे हुए, सभी की जुबान पर है, लेकिन एग्जामिनर ये जानता है कि ये सब कोई जानता है, तो इसलिए वो फंसाने के लिए उसके नर्तक का नाम पूछता है, तो आप नर्तक का नाम आपसे याद रख लेंगे, ठीक है। 5 नंबर में आइए, 5 नंबर में क्या है, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी AI चैटबॉट में चैटबॉट का नाम क्या है। UIDAI ने चैटबॉट जारी किया है, किसने, UIDAI ने AI चैटबॉट जारी किया है, AI चैटबॉट जारी किया है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आधार मित्र, उसका नाम है आधार मित्र, उसका नाम क्या है, आधार मित्र। उस डिलीट, इसको डिलीट करते हैं। इसका नाम है आधार मित्र, क्या है, आधार मित्र। आधार मित्र जो है UIDAI ने जारी किया है, किसने जारी किया है, UIDAI ने आधार वो जो है AI चैटबॉट जारी किया है, आधार मित्र। कौन सा, आधार मित्र। कौन जारी किया है, UIDAI ने जारी किया है, UIDAI ने जारी किया है आधार चैटबॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय तटरक्षक दिवस, क्या है, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो तटरक्षक दिवस आप सबको पता होगा 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन इतना ही से काम चलने वाला नहीं है, इतना ही से काम चलने वाला है नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है, क्योंकि 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको हम जनवरी का जो इम्पोर्टेंट डे
इम्पोर्टेंट जो दिवस है उसके बारे में हम बता रहे हैं। जनवरी में जो है एक 9 जनवरी है, एक 10 जनवरी है, एक 12 है, 15 है, 23 है, 24 है, 25 है और 30 है। इतना सारा इम्पोर्टेंट दिवस है, आपको इतना को कन्फर्म याद करके रखना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना होगा। 9 जो जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कैसा? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, क्या है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 5 स्टार लगा लेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी की बात करें तो थल सेना दिवस, क्या है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी की बात करें तो पराक्रम दिवस, क्या है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 24 की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 30 जनवरी को बता ही दिए हैं, कुष्ठ निवारण और एक होता है शहीद दिवस, क्या है? शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण और शहीद दिवस 30 जनवरी को बताया जाता है। ठीक है, इसी के बारे में कुछ आगे हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं। फरवरी क्या? फेब्रुवरी के जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बारे में बता देते हैं। एक है 4 फरवरी, उसके बाद है एक 11 फरवरी, उसके बाद है एक 14 फरवरी, उसके बाद है 15 फरवरी, उसके बाद है 21 फरवरी, उसके बाद है 28 फरवरी। इतना सारा इम्पोर्टेंट है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 11 फरवरी को समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, ये तो सबको पता होगा 14 फरवरी। 15 का जो है शहीद दिवस बिहार गवर्नमेंट 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाता है। कौन? बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद 21 फरवरी जो है विश्व मातृभाषा दिवस, क्या है? मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आई होप जितने सारे हम जनवरी और फरवरी का जो दिवस बताए हैं, अगर जनवरी फरवरी से अगर कोई दिवस अगर पूछता है तो आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इसके अंदर से ही आएगा। ठीक है, तो इतना सारा आपको याद रखना है दिवस को। ठीक है, ये दिवस को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम रोज 5 से 10 दिवस आपको हम बताते रहेंगे, रिवाइज कराते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात के जो कच्छ का रण कच्छ है ना, वहाँ पे, गुजरात के कच्छ में। क्या? तो G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य, G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य कहाँ पे हो रहा है? तो आपका गुजरात के कच्छ में हो रहा है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में हो रहा है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद G20 का तो ये काम खत्म हो गया, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट सम्मेलन है उसके बारे में हम बता देते हैं। एक जो सम्मेलन है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है इंदौर में। कहाँ पे हुआ है? इंदौर में हुआ है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इंदौर में हुआ है। वहीं बात करें डिफेंस एक्सपो 2022, ये कहाँ पे हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर। डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। उसके बाद 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद। कहाँ है?
अहमदाबाद में आयोजन हुआ है। तो आपको इतना सारा याद रखना है कि कहाँ पे कौन कौन से आयोजन हुआ है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल संरक्षण पर। क्या है? जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। तो अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन जल संरक्षण के लिए कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। वही बात करें विंग्स इंडिया की, विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो हुआ है हैदराबाद में। कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद। तो इतना जो था इम्पोर्टेंट सम्मेलन था, इसको याद करना था। आपको याद करा दिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में है किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से, मार्टिन लूथर किंग परेड स्पेशल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा रोहित खन्ना। कौन हो जाएगा? रोहित खन्ना। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड से किसको सम्मानित किया गया है? तो रोहित खन्ना को। किसको सम्मानित किया गया है? रोहित खन्ना को सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इसके जो है किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी। किसका हो जाएगा? रत्नाकर शेट्टी। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए किस राज्य सरकार ने 30 जून को नारी की नमन योजना, कौन सा है? नारी को नमन योजना किस स्टेट ने शुरू किया है? तो नारी को नमन योजना किस स्टेट ने शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। किसने है? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। तो नारी को नमन योजना कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन आपका इतना ही से काम नहीं चलने वाला है। इससे हम पिछले वीडियो में बहुत सारे योजनाओं का रिवीजन कराए हैं। तो अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा। लेकिन हम कुछ और जैसे उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट जो होते हैं, उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट जो है वो हम बता देते हैं। क्या है? तो वहाँ पे है हेम प्रहरी। क्या है? हेम प्रहरी योजना, हेम प्रहरी। उसके बाद उत्तराखंड में आ जाता है घसियारी योजना, उत्तराखंड की है। उसके बाद दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन कहाँ का है? उत्तराखंड की योजना है, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन। उसके बाद उदीयमान खिलाड़ी उत्तम योजना, उत्तम योजना कहाँ की योजना है? ये सारे के सारे योजना उत्तराखंड की योजना है। हमने मध्य प्रदेश की योजना के बारे में कंप्लीट पूरे डिटेल्स में बताया है। हिमाचल प्रदेश के भी बारे में बताया है। आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला सेट नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मध्य प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट है लाडली लक्ष्मी 2.0, तो हम कल ही वीडियो में हम सारे योजनाओं को बताए हैं। तो हम इस वीडियो में योजना का रिवीजन नहीं करेंगे, हम 1-2 सेट के बाद करेंगे ताकि आपको भूल गए होंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो याद होगा तो आपको ये बकवास लग रहा होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछले वाला वीडियो देखिए। 11 नंबर में है इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। तो गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो गिफ्ट सिटी जी से गिफ्ट और जी से गांधीनगर। तो गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर। गिफ्ट सिटी कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? गांधीनगर में स्थित है। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर में स्थित है। उसके बाद गांधीनगर में स्थित है।
मणिपुर, मणिपुर को कौन सा समुदाय, मणिपुर का कौन सा समुदाय जो है हर साल फसल के मौसम के दौरान गान नगाई उत्सव, गान नगाई उत्सव, गान नगाई उत्सव, गान नगाई उत्सव मनाता है। मणिपुर का कौन सा समुदाय है जो फसल के मौसम के दौरान, फसल के मौसम के दौरान, फसल के मौसम के दौरान ये जो है फेस्टिवल मनाता है, गान नगाई उत्सव। तो गान नगाई उत्सव जो है आपका जेलिया रंग, जेलिया रंग कौन है, जेलिया रंग मनाता है। कौन मनाता है, जेलिया रंग ये मनाता है, ठीक है, जेलिया रंग मनाता है। तो इसको आपको याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार एक्सरसाइज, 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है, भाग ले रहा है। तो ये जो है यह किस देश में आयोजित होगा, यह किस देश में आयोजित होगा। तो मालाबार नौसेना अभ्यास किस देश में आयोजित होगा इसको बताना है। तो मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, जापान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो जापान में हुआ है मालाबार एक्सरसाइज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जापान सही उत्तर हो जाएगा, जापान सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो है अभ्यास है उसका हम रिवीजन कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे अगर भारत और जापान की बात करें, इंडिया और जापान की बात करें, तो इंडिया और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन, डीजे, याद कर लीजिए। डीजे एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होता है। डीजे विजय, डीजे विजय, डीजे विजय यानी वीर गार्जियन, डीजे विजय मिलकर मित्र बनाया, क्या बनाया, मित्र बनाया। तो मित्र एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होता है। मित्र एक्सरसाइज कहाँ पे होता है, इंडिया और जापान के बीच में होता है। यानी मित्र मतलब मैत्री, क्या हो जाएगा, मैत्री। इससे याद रखेंगे, डीजे विजय मिलके मैत्री, ठीक है। उसके बाद इंडिया और अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो आपका हो जाएगा तर्कस, क्या हो जाएगा, तर्कस एक्सरसाइज। ये पिछले वीडियो, पिछले सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था और आगे भी आने की दूसरा संभावना है और एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। उसके बाद हो जाएगा संगम, तर्कस हो गया, संगम। उसके बाद हो गया युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, क्या हो जाएगा, युद्ध अभ्यास। उसके बाद हो जाएगा टाइगर ट्रम्प, क्या हो जाएगा, टाइगर ट्रम्प। ये कहाँ की है, अमेरिका और इंडिया का एक्सरसाइज है। उसके बाद हो जाएगा वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, तर्कस, संगम, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार। ये सारे के सारे एक्सरसाइज कहाँ की है, ये तो सारे के सारे एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। वहीं इंपॉर्टेंट बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ऑस्ट्री हिंद, ऑस्ट्री हिंद, ऑस्ट्री हिंद एक्सरसाइज, ऑस्ट्री हिंद एक्सरसाइज। समुद्री, समुद्री भागीदारी, समुद्री भागीदारी एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। समुद्री भागीदारी एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। तो आपको याद रखना है इतना बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास कितने स्थिर गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है, कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है, तो हो जाएगा 4। इसमें तो कोई कंसेप्ट नहीं है, इसे समझाने दे। ये जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है। इसमें आपका टोटल है 10 त्रिभुज है, कितने हैं, 10 त्रिभुज है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर में जो है ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर में देखिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, किस राज्य में संपन्न हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका असम। कहाँ पे हो जाएगा, असम। असम में जो हुआ है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण असम में हुआ है।
कहाँ पे हुआ है? असम में हुआ है। तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ पर हुआ है, और इसके बारे में हम 3 नंबर वीडियो में डिटेल्स में बताया है कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट किसी वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 18 नंबर, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका उत्तर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 4, इसका उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका मैथ से रिलेटेड है। 19 नंबर क्वेश्चन जो मैथ से रिलेटेड है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन आपका आंसर 74 में हो जाएगा। 74 में कहाँ पे है? 1774 में। कहाँ पे? 1774 में। उसके बाद 21 नंबर भी आपका भरते हैं 3 मिनट में, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 22 नंबर, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करें। मेसोपोटामिया की सभ्यता से विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है मेसोपोटामिया के? तो यहाँ पे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। वृत्त के 360 श्रेणियों में बांटा गया जिसका प्रथम ज्ञान यहीं के लोगों को था, यानी ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है? तो यह है दजला फरात। किसका है? दजला फरात नदी के किनारे है। ये कहाँ की सभ्यता है? तो ईरान की सभ्यता है। कहाँ की सभ्यता है? इराक की सभ्यता है। कहाँ के? इराक की सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? यानी भारत के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता कौन निर्धारण करता है, किस आधार पर किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है कि भारत में जो काम करते हैं, जो लेबर है, उसके महंगाई भत्ता किस तौर पर मिलता है, कौन निर्धारित करता है, किस आधार पर होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यही आपका निर्धारण करता है, यही आपका निर्धारण करता है। वहीं बात करें राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो ये होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, यानी किसी देश में, इंडिया में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय मूल्य कहलाता है। राष्ट्रीय मूल्य कहलाता है। यह जो है इसका जो फाइनेंशियल जो ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय आय के बारे में CSO, कौन है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, इसका आकलन तथा प्रकाशन करती है राष्ट्रीय आय का। कौन? CSO, जिसकी स्थापना 29 जून 1951 को हुआ था। 29 जून 1951 को पीसी महालबोनिस ने किया। किसने? पीसी महालबोनिस ने किया। इसीलिए 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में सबसे पहले 1968 में दादा भाई नौरोजी ने बताया था। यह कि अपने पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया था। किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। और इसने बताया था कि 1968 में प्रति व्यक्ति जो आया था 20 रुपया पर ईयर, यानी एक साल का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। लेकिन अभी कितना है? तो अभी इसका हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 अभी प्रति व्यक्ति आय है। उस समय था 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया था।
उसके एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता क्या है? राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है? तो इसको बोलते हैं साइमन क्रूजेंट। क्या बोलते हैं? साइमन क्रूजेंट्स। साइमन क्रूजेंट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता बोलते हैं। तो आपको इसको भी याद करके रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके सारे सेट में देखने को मिलेगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? ये तो सबको पता होगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। तो ये हो जाएगा पांचवी, क्या हो जाएगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। कब? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब सारे के सारे पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया जाएगा। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नया चुनाव भी हुआ था और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। तो सबसे अगर पहले एक नंबर से हम बात करते हैं तो एक नया पेज लेते हैं और एक नंबर से समझाने की कोशिश करते हैं। नया पेज देखिए, नया पेज में आपका पंचवर्षीय योजना के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, इससे एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो 51 से 56 तक चला, 51 से 56 तक चला। दूसरा जो है पंचवर्षीय योजना, कहा गया, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से 61 तक, यानी पंचवर्षीय योजना तो 5 साल तक का नियम बनाया था कि एक बार बनेगा तो ये 5 साल तक काम देगा। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है 61 से 66 के बीच में, 61 से 66 के बीच में चला था, 61 से 66 के बीच में चला था, लेकिन ये फेल मार गया। क्या हुआ? फेल मार गया। फेल मार गया, क्यों फेल मार गया? तो इसके बीच में 62 में युद्ध हो गया, उसके बाद 65 में युद्ध हो गया, उसके बाद 66 में जो है सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। 62 में जो है भारत और चाइना का युद्ध हो गया, भारत और चाइना का युद्ध हो गया। नेहरू जी टिंगर गए, नेहरू जी इधर खत्म हो गए। 65 में जो है भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो गया। किससे? पाकिस्तान से युद्ध हो गया। 66 में जो है सुखाड़ पड़ गया, यानी काफ़ी सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 62 से 65 तक योजना बना, उसके बाद देश पर संकट की घड़ी छा गई। 66 में सूखा पड़ा। इसी समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री ने, किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसी समय इन्होंने नारा दिया था 1966 में। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल मार गया। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, ये जो था कृषि में जो आय था उसको दुगुना करना था। यह जो था HD मॉडल पर आधारित था और सफल भी रहा। उसी को सफलता को देखते हुए जैसे कृषि में आय दुगुना हुआ, उद्योगीकरण पर जोर दिया गया, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और ये भी सफल हुआ। ये था PC महालनोबिस मॉडल पर, PC महालनोबिस मॉडल पर। और इसी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्री लगा। क्या लगा? स्टील फैक्ट्री, बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्री इसी योजना में लगा हुआ था। इसी योजना में तो स्टील फैक्ट्री में जो था 3 गो फैक्ट्री लगा, 3 गो फैक्ट्री लगा। एक है राउरकेला, एक है राउरकेला, एक है दुर्गापुर और एक है भिलाई। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। राउरकेला जो है उड़ीसा में है, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला जो है यह जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, वही भिलाई जो है
रूस के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो ये जो है स्टील फैक्ट्री के बारे में भी पूछता है कि कौन सा स्टील फैक्ट्री किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया और किसके सहयोग से बनाया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट्री है, वो है बोकारो स्टील प्लांट। कौन है? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। बोकारो स्टील प्लांट तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। ये किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से बनाया। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इन्होंने इसका विकास किया था, बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ से 61 से 66 तक तो हो गया। जैसे ही इतना हड़कंप मचा, हड़कंप मचने के कारण योजना जो था फेल मर रहा था, इसके वजह से पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाया, कुछ दिन तक नहीं बन पाया। तो कितने दिनों तक नहीं बना? तो ये जो था 66 से लेके 69 तक योजना नहीं बन पाया। योजना नहीं बन पाया तो यानी छुट्टी हो गया, तो इसी को बोलते हैं योजना अवकाश। योजना अवकाश, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे यानी प्लान की छुट्टी, प्लान हॉलीडे। तो 66 से लेके 69 तक को योजना अवकाश बोलते हैं, योजना अवकाश बोलते हैं। इसी योजना अवकाश के दौरान आपका हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत? हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना के दौरान हो गई। हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी के बीज का प्रयोग हुआ, जिसमें गेहूं और धान की जो है पैदावार में वृद्धि हुई, लेकिन दलहन हो गया, तिलहन हो गया, इसमें कमी आ गया। दलहन तिलहन में कमी आ गया। तो पहली बार जो बनाया गया था तो हाई यील्ड वैरायटी के बीज का प्रयोग हुआ था। लेकिन दूसरी जो हरित क्रांति चला, जिसमें जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का प्रयोग हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 3 गो पंचवर्षीय योजना को आपको यहाँ तक याद रखना है। इसके आगे के पंचवर्षीय योजना को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक बार पूरा पंचवर्षीय योजना बता देंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, इतना आपको रिवीजन करना है, फिर नेक्स्ट सेट में हम बताएंगे। 25 नंबर में जो है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय कृषि और बीमा योजना कब लागू की गई व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ? तो वर्ष 1999 में। वर्ष 1999 में आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हो गया, इसको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ? तो 1999 में। जो डेट वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन के चक्कर में नहीं रखना है, 2-4 बार रटेंगे उसके बाद याद हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आपका वर्ष 1999 में लागू हुआ था, ध्यान रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? किसका नाम था? पंचायती राज संस्था को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान करवाया, उस समिति का नाम क्या था? तो उस समिति का नाम है एल.एम. सिंघवी समिति। क्या है? एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने वाली अनुशंसा सबसे पहले उन्होंने किया, उसने प्राप्त करवा ही दिया। ठीक है, एल.एम. सिंघवी जो समिति के जो स्थापना हुआ था 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। वही बात करें जी.वी.के. राव समिति की, तो जी.वी.के. राव समिति की स्थापना 1985 में। 1985 में। उसके बाद अशोक मेहता है। क्या है? अशोक मेहता। तो अशोक मेहता समिति जो है 1977 में। कब? 1977 में। वहीं पे के संथानम समिति। के संथानम तो पंचायती राज से रिलेटेड है ही नहीं, ये कभी आंसर नहीं हो सकता था। इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और के संथानम समिति भ्रष्टाचार के ऊपर था। किसके ऊपर था? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। इसी के तहत सीबीआई की स्थापना 19
1963 में। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुआ था। तो अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977, के संथानम समिति 1965, एलएम सिंघवी समिति 1986, जीवीके राव समिति 1985। इसका डेट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह का है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह का किसका है? बृहस्पति का है। सबसे ज़्यादा किसका है? बृहस्पति का है। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति का है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति भी है। और इसका सबसे जो है बड़ा जो उपग्रह का नाम है वह है गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह का भी नाम गैनीमेड है और सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर इसी को बोलते हैं। वैक्यूम क्लीनर जो है, वैक्यूम क्लीनर के नाम से बृहस्पति ग्रह को जाना जाता है। इसको पीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। सबसे तेज गति करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। घूर्णन भी सबसे पहले यही पूरा कर लेता है। तो बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं। घूर्णन सबसे पहले करेगा, ज़्यादा तेज चलता है। क्या है? ज़्यादा तेज है। वहीं पे बात करें आपका मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिबोस। फोबोस और डिबोस। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह पर आपको CO2 देखने को मिलेगा। क्या है? CO2 देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसको दम घोटने वाला ग्रह बोलते हैं। दम घोटने वाला ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। शुक्र ग्रह को बोलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को। सबसे गर्म, सबसे सुंदर ग्रह शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। सबसे गर्म और सुंदर शुक्र ग्रह को बोलते हैं। लेकिन इतना सुंदर और गर्म होने की वजह से यह जो है घूर्णन देर से करता है। देर से, सबसे देर से घूर्णन किसका है? शुक्र ग्रह का है। सबसे देर से घूर्णन शुक्र ग्रह का है। इससे एक और इम्पोर्टेंट बातें बता दें कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है। क्या है? सूर्य भगवान है। और सूर्य से जो है यहाँ पर दूरी पर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से इसकी बढ़ते हुए दूरी है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है अरुण, उसके बाद आता है वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपको इसलिए बता देते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा कि बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है। तो आपको धड़ाक से अगर याद रहेगा तो आप शुक्र बता देंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। या शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह है ये भी पूछ सकता है। तो पृथ्वी ग्रह है, ये पूछता भी है। तो आपको याद रखना है। यहाँ जो है शुरू के जो 4 गो है इसको बोलते हैं आंतरिक। क्या बोलते हैं? आंतरिक। और लास्ट के जो 4 गो है इसको बोलते हैं बाह्य। शुरू के 4 गो को आंतरिक, लास्ट के 4 गो को बाह्य ग्रह बोलते हैं। और दोनों के बीच में बाउंड्री बनाने का कार्य करता है क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह। यही बीचवा में मंगल और बृहस्पति के बीच में रहते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी किस किस ग्रह के बीच में होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर देखिए 28 नंबर। देखिए 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता को बताता है? टॉर्नेडो की तीव्रता को मापन में प्रयोग करने वाला जो मापक है उसका नाम बताइए। तो टॉर्नेडो की तीव्रता को बताता है फुजीटा स्केल। फुजीटा स्केल। टॉर्नेडो की तीव्रता का मापन किस स्केल से करते हैं? तो फुजीटा स्केल से करते हैं। किस स्केल से? फुजीटा स्केल से। टॉर्नेडो की तीव्रता का मापन फुजीटा स्केल से करते हैं, याद रखना है। 29 नंबर देखिए, कांटों का मैदान जिस देश में है वह है। यानी कांटों का मैदान किस देश में है? कांटों का मैदान किस देश में है? तो कांटों का मैदान जो है जापान में है। कहाँ पे है? जापान में है। और जापान के बारे में हम कंप्लीट आपको बताए हैं। यहाँ पे आपको रिवाइज करा दें। कंबोडिया की जो राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है नोमपे। क्या है? नोमपे। कंबोडिया की राजधानी है नोमपे। वहीं पे चाइना की राजधानी बीजिंग। कहाँ पे है? चाइना की राजधानी बीजिंग।
चाइना की राजधानी बीजिंग और न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है। तो राजधानी से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको धीरे धीरे राजधानी भी कवर करते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जापान का जो है टोक्यो, जापान का राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो पे है। इसके बारे में तो कंप्लीट इस वीडियो में हम बता ही हैं। 30 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन है, जिसका 17.1/4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए 31 नंबर क्वेश्चन में, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर जो है भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम, रैली फॉर वैली, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है। रैली फॉर वैली का प्रयोग रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। तो किस समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? तो यह हो जाएगा विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या से सॉल्यूशन पाने के लिए रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। 32 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? अपमार्जक का मतलब होता है सर्फ। क्या होता है? सर्फ। तो सर्फ की भूमिका कौन सा जीवाणु निभाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे म्यूडो हो जाएगा, म्यूडोमोनास। क्या हो जाएगा? स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास हो जाएगा, स्यूडोमोनास। अपमार्जक की भूमिका कौन निभाता है? स्यूडोमोनास। लेकिन कुछ जो जीवाणु के बारे में है बता देते हैं कि जैसे हो जाएगा एजेटोबैक्टर। क्या हो जाएगा? एजेटोबैक्टर हो जाएगा, एजेटोबैक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम, एजेटोबैक्टर और माइकोबैक्टीरियम। उसके बाद म्यूडोमोनास, म्यूडोमोनास। उसके बाद हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास, क्लास्ट्रीडियम। ये सारे के बारे में बता रहे हैं। एजेटोबैक्टर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, और यह जलहनी पौधों के जड़ में पाया जाता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरिया जो है टीबी पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया, जो आपके फेफड़ा को प्रभावित करता है, माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। म्यूडोमोनास जो है जैव नियंत्रक एजेंट के रूप में कार्य करता है, म्यूडोमोनास जैव नियंत्रक एजेंट। यानी ये जो है जैसे मानव शरीर में एंटीबॉडी होता है जो बीमारियों से लड़ता है, उसी तरह से प्लांट के एंटीबॉडी जो होता है म्यूडोमोनास होता है। प्लांट का एंटीबॉडी म्यूडोमोनास। वहीं क्लास्ट्रीडियम जो है टेटनस का प्रेरक उदक से, किसका? टेटनस का एजेंट जो है क्लास्ट्रीडियम है, टेटनस का प्रेरक। तो आपको इतना सारा ध्यान में रखना है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था? तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। कब मिला था? 1970 में इसको मिला था। कब मिला था? 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को शांति का पुरस्कार मिला हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है उसको नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक बोलते हैं एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को मानते हैं, लेकिन विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन पूछ दे कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मिला था शांति के क्षेत्र में 1970 में। 34 नंबर देखिए, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल।
संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? वहाँ पे थार मरुस्थल हो जाएगा। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल हो जाएगा। मरुस्थल जो है दो प्रकार का होता है। मरुस्थल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है गर्म, एक होता है गर्म यानी उष्ण, और एक होता है शीत। एक होता है शीत। गर्म मरुस्थल में जो होता है बालू होता है। क्या होता है? बालू। और शीत मरुस्थल में बर्फ होता है। शीत मरुस्थल में बर्फ, गर्म मरुस्थल में बालू। और दोनों प्रकार के जो मरुस्थल होते हैं, दोनों प्रकार के मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार के मरुस्थल पाया जाता है। तो दुनिया में जितने सारे मरुस्थल हैं उस सारे के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो बात करते हैं मोजावे। क्या है? मोजावे। मोजावे जो मरुस्थल है, ये मोजावे और एरिजोना दो को जो मरुस्थल है यह यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में। मोजावे और एरिजोना मरुस्थल यूएसए में है। अमेरिका में दो गो है, मोजावे और एरिजोना। वहीं पे बात करें चिली में, चिली में जो है आटाकामा, चिली में आटाकामा का मरुस्थल चिली में है। आटाकामा का मरुस्थल कहाँ पे है? चिली में है। वही बात करें पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना। यहीं पे बात करें सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये टोटल 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देश में? 11 देशों में फैला हुआ है। जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रों में टोटल 11 देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। यह सबसे गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। वहीं आपका थार की बात करें तो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। कौन सा है? थार मरुस्थल है। यह थार मरुस्थल पाकिस्तान के चोलिस्तान में, पाकिस्तान में एक स्टेट है चोलिस्तान, वहां पर फैला हुआ है। और साउथ एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल है। तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और सबसे ज्यादा पानी वाला मरुस्थल जो है थार मरुस्थल को ही जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पानी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल, सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे बात करें कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल ये जो है बोत्सवाना का है। कहाँ पे है? बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। वहीं एक है तकला मकान। कौन है? तकला मकान। तकला मकान जो है चाइना का है। कहाँ का है? चाइना, चमगादड़ चीन का तकला मकान मरुस्थल है। वहीं पे बात करें गोबी मरुस्थल, ये जो है गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है। चीन प्लस मंगोलिया के बॉर्डर पर गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है जो एशिया की सबसे बड़ी शीत मरुस्थल है। एशिया की सबसे बड़ी शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। एशिया की सबसे बड़ी शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। यूरोप में एक भी जो है मरुस्थल नहीं है। यूरोप में अगर पूछ दे कि कौन सा मरुस्थल है तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। उसी के बात करें आपका एक है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है एक नहीं 3 मरुस्थल है। 7 GB मरुस्थल। इसको याद रखने का ट्रिक है 7 GB मरुस्थल। हम पिछले वीडियो में बताए थे। 7 GB से मतलब है सैंडी, 7 से मतलब है सैंडी मरुस्थल, G से मतलब है गिब्सन मरुस्थल और B से मतलब है विक्टोरिया मरुस्थल। तो 7 GB मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो आई होप जितने सारे मरुस्थल है उसके बारे में आपको कंप्लीट पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, सवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सवाल की कोशिका भित्ति
किसका बना हुआ होता है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो है ग्लाइकोप्रोटीन का भी बना होता है और पॉलीसेकेराइड का भी बना होता है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन और एक होता है पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड ग्लूकोसेमिन का नहीं बना होता है। यानी इसका उत्तर 1 और 2 दोनों सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, यानी प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में आपको फंस ही जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है, जो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो CO2 क्या है, CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये तो था इसका आंसर। लेकिन कुछ और प्रोटोकॉल है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हो गया नैरोबी प्रोटोकॉल। उसके बाद एक और है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नैरोबी प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद है रियो सम्मेलन। क्या है? रियो सम्मेलन। और चौथा तो क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। ये तो आपको यानी 4 गो आपको प्रोटोकॉल याद रखना है। तो नैरोबी प्रोटोकॉल जो है केनिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केनिया। तो नैरोबी प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ है? केनिया में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। रियो प्रोटोकॉल जो हुआ था एक पृथ्वी सम्मेलन है जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था रियो सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल तो आपको जानना ही है, क्योटो में हुआ था। और जो है 4 गो प्रोटोकॉल है, और 4 प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ हुआ उसको याद रखना है। और चारों प्रोटोकॉल किसके लिए है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। तो आपको चारों चीजों को बताना है कि नैरोबी प्रोटोकॉल जो केनिया में हुआ था ये किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए नैरोबी प्रोटोकॉल हुआ था। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ओजोन परत को लेकर के हुआ था। ओजोन संरक्षण को लेकर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। रियो सम्मेलन एक पृथ्वी सम्मेलन है जो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। यह जो है CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। इसी में जो है कार्बन फुटप्रिंट जारी किया गया। कार्बन फुटप्रिंट किस में जारी किया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल में जारी किया गया था। तो इतना सारा जो प्रोटोकॉल है इसको ध्यान में रखना है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है? यानी पुष्प का कौन सा भाग जो है चमकीला होता है और रंगीन होता है, यानी आकर्षक दिखने में लगता है। पुष्प का कौन सा भाग? तो पुष्प का जो होता है दलपुंज। क्या होता है? दलपुंज जो होता है बहुत ही सुंदर सुहावना रंगीला होता है देखने में। इसी को देख करके जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसको फूल पर रस चूसने जाते हैं। ठीक है, तो पुष्प का कौन सा भाग चमकीला और रंगीन होता है? तो हो जाएगा दलपुंज। क्या हो जाएगा? दलपुंज। यह जो होता है आकर्षक रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो इसमें क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण इसमें रंग का निर्माण होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फूलों के लिए होता है, जो रंग का निर्माण करता है। यह दलपुंज जो होता है इसमें जो है एक गंध होता है। दलपुंज में क्या होता है? एक गंध होता है आयल प्लस ईस्टर के कारण इसमें एक गंध भी होता है। ठीक है, जो पक्षी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। ठीक है, इसी में इसके जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज के इकाई को बोलते हैं पेटल। क्या है?
पीटल। दल पुंज के इकाई को क्या बोलते हैं? पीटल बोलते हैं। पीटल दल पुंज के इकाई बोलते हैं, ठीक है। बाह्य दल पुंज जो है, बाह्य दल पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। क्या है? कैलिक्स। बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। यह जो होता है फूल के सबसे नीचे होता है और इसी के सहारा से, यानी फूल का क्या होता है? ये सहारा होता है, यानी इसी के सहारा से फूल टिका हुआ रहता है, इसी के सहारा से फूल टिका हुआ रहता है। और ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण बाह्य दल पुंज ग्रीन होता है, लेकिन दल पुंज अनेक रंगों में विभक्त हो जाता है। किसके कारण? तो इसमें पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट रंग बनाता है। क्या बनाता है? फूलों की रंग को बनाता है। इसी में बात करें अगर इसके यूनिट के बारे में, तो इसके यूनिट को बोलते हैं सेपल। इसके यूनिट को बोलते हैं सेपल, इसके यूनिट को सेपल बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे बात करें पुमंग का, तो पुमंग जो होता है फूल का मेल पार्ट होता है, फूल का मेल पार्ट होता है, जिसके यूनिट को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। तो पुमंग का पुमंग जो होता है पुरुष का पार्ट होता है, और पुरुष का यूनिट क्या होता है? पुंकेसर होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है जयांग। क्या है? जयांग। जयांग जो है फीमेल है। क्या है? फीमेल पार्ट होता है। फूल का फीमेल पार्ट को जयांग बोलते हैं, और जयांग के यूनिट को स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। और यहीं पर अगर पूछ दे कि फूलों में जो होता है सेक्स सेल का निर्माण किसके वजह से होता है? तो वो होता है एंड्रोसियम के कारण। एंड्रोसियम के कारण सेक्स सेल का निर्माण फूलों में होता है, तो इसको ध्यान रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गी कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं? तो आर्गी कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D3 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विटामिन D3 को विटामिन D3 को नहीं, विटामिन D2 को बोलते हैं आर्गी कैल्सीफेरॉल। आर्गी कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को बोलते हैं आर्गी कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं विटामिन D2 को। लेकिन यहीं पे बात करें D3 की बात करें, क्या है? विटामिन D3। तो विटामिन D3 को बात करें तो इसको बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। यह जो होता है विटामिन D2 और D3, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो उसको हड्डी को मजबूत करने के लिए, उसमें ताकत लाने के लिए ये जो होता है ये आर्गी कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल का जो होता है सिरप दिया जाता है, ड्रॉप दिया जाता है बच्चों को पिलाने के लिए। तो बच्चा वाला जो अगर ताकत का सिरप देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा D2 या D3 या कोले कैल्सीफेरॉल या आर्गी कैल्सीफेरॉल उस पर लिखा हुआ रहता है, तो उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे बात आ गई है साइंस में विटामिन की। किसकी बात आ गई है? विटामिन की। तो विटामिन का पूरा चिट्ठा उलट देते हैं, क्या होता है विटामिन, कौन कौन से विटामिन होते हैं, किसका नाम क्या है, इसका पूरा पाठ पुर्जा बदल देते हैं, ठीक है। विटामिन का एकदम नया बना देते हैं, ठीक है। विटामिन होता है, विटामिन जो है, विटामिन का खोज जो है ल्यूमेन ने किया था। किसने किया था? ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है वैज्ञानिक हो गया, विटामिन को खोज लिया ल्यूमेन ने, लेकिन विटामिन को खोज कर ये लेके घूम रहा था कि हम विटामिन खोज लिए, कोनो चीज़ खोज लिया, लेकिन ये नाम नहीं दिया, ये कह रहा है कि ये क्या है। तो ल्यूमेन ने इसको खोज के घूम रहा था ललटेन जरा के, तभी इसको रास्ते में बेटा गया फंक। कौन बेटाया? फंक। और फंक को दिखाया तो फंक को बोला देखो ये क्या है, तो फंक ने बोला कि ये कुछ नहीं विटामिन है। क्या है? कुछ नहीं विटामिन है। तो विटामिन का नामकरण किसने कर दिया? फंक ने कर दिया। नामकरण फंक ने कर दिया, विटामिन का नामकरण फंक ने कर दिया, और ये भी ये वैज्ञानिक हो गया। तो एक एगो चीज से दो गो वैज्ञानिक हो गया, तो क्वेश्चन में फंसना नहीं है। विटामिन की खोज तो ल्यूमेन ने किया, लेकिन नामकरण किसने किया? तो फंक ने किया, नामकरण फंक ने किया था। ये जो होता है शरीर को, ये जो होता है विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील होता है। एक होता है वसा और एक होता है जल। वसा और जल में घुलनशील होता है। तो वसा में कौन सा होता है और जल में कौन सा होता है? तो वसा में होता है ADEK अड़ेक, और
BC, अडेक और BC, अडेक और BC। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी हो सकता है, गैल भैंसिया पानी में, यानी पानी का मतलब भैंसी का मतलब BC, भैंसी का मतलब BC, यानी BC यानी गैल भैंसिया पानी में मतलब BC। BC जो है B और C विटामिन जल में है, बाकी सारे विटामिन किस में है, वसा में हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और इसमें इतना ही पर क्वेश्चन नहीं छोड़ता है, इतना ही पर नहीं छोड़ता है, आप सबको विटामिन के बारे में पूछेगा कि ये विटामिन क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका सारा आप बता रहे हैं। क्या है, विटामिन A हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3, B5, B6, B7, B12, ठीक है। उसके बाद होता है C, D, D2, D3 के बारे में बता दिए। उसके बाद होता है E और K, E और K, तो सबके बारे में। विटामिन A का जो रासायनिक नाम है इसको बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। B1 का जो है थायमीन है, क्या है, थायमीन, B1 का थायमीन। B2 का राइबोफ्लोविन, 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 विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का बात करें तो हो जाएगा निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड, विटामिन B3 का क्या है, निकोटीनामाइड। वहीं B4 तो नहीं होता है, B5 होता है, क्या होता है, B5 होता है, क्या है, B5, B5 में होता है पेंटाथाइमिन, P से 5 पेंटाथाइमिन, पेंटा मतलब 5 होता है, थाइमिन, पेंटाथाइमिन। उसके बाद 6 में जो है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, B6 में क्या है, पायरिडॉक्सिन। B7 क्या है, बायोटिन, B7 को बोलते हैं बायोटिन। B12 साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। C को तो जानते ही हैं, कैल्सीफेरॉल, C को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। D2 को सॉरी कैल्सीफेरॉल D को बोलते हैं, इसको मिटा देते C नंबर में जो है, C नंबर को बोलते हैं एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड। D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, D को बोलेंगे कैल्सीफेरॉल। E को बोलेंगे टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, E को बोलेंगे टोकोफेरॉल। और K को बोलेंगे फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक किया है, ए से लेके के तक है, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। इससे भी आपका ट्रिक बन जाएगा, ABCDE के आपका सब याद हो जाएगा। तो रथ पर एक टॉफी, इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो A का नाम है रेटिनॉल, B का नाम है बाइथाइमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, B3 का नाम है निकोटीनामाइड, B5 का नाम है पेंटाथाइमिन और B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, B7 का नाम है बायोटिन, B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। C को बोलते हैं एस्कार्बिक एसिड, D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, E को टोकोफेरॉल, K को फिलोक्विनिन। और अब जान लेते हैं कि किसके बारे में क्या क्या है, किसके खाने से कौन सी रोग होता है, किसके कमी से कौन से रोग होते हैं। जो A जो है प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करता है, किसके रूप में, प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करता है। और विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है, क्या होती है, रतौंधी होती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाएगा। उसको विटामिन B1 को बोलते हैं B कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, B कॉम्प्लेक्स, जिसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 को जो है माइटोकॉन्ड्रिया की कमी से संबंधित बीमारी हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। B3 से जो है बाल पकने लगेगा, बाल पकने लगेगा, जवान में ही बाल पक जाएगा, यानी आपका B3 की कमी हो गया है। उसके बाद बोले B6 जो है एनीमिया रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनीमिया, एनीमिया जो रोग होती है, यानी खून की जो कमी हो जाएगी B6 से हो जाएगी। आपको खून का जो कमी होता है ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको ताकत का सिरप लिख देता है और सिरपवा पर लिखा रहता है विटामिन B6, विटामिन B6 और विटामिन B12, यानी पूरा हुमच के डोज देता है कि आपका खून का पूर्ति हो जाए। उसका B7 से जो होता है लकवा, B7 से लकवा, B7 की कमी होगा, लकवा मारने की चांसेस बढ़ जाएगा। साइनोकोबाल्मिन जो होता है पर्सिनियस रोग, पर्सिनियस, पर्सिनियस, साइनोकोबाल्मिन से जो है पर्सिनियस रोग,
सी से जो होता है स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी, डी से जो होता है रिकेट्स, डी से रिकेट्स जो होता है, डी से रिकेट्स, और विटामिन ई के कमी से सेक्सुअल डिजीज हो जाएगा। सेक्सुअल डिजीज जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है, और के की कमी से जो होता है रक्त का थक्का बनना। यानी अगर रक्त का थक्का बनने से मतलब है अगर कहीं पे हाथ पैर अगर कट टूट जाता है, शरीर में कहीं पे भी कट फट आ जाता है तो खून जल्दी बंद नहीं होता है, इसका मतलब है कि विटामिन के की कमी है। और किसी किसी को कट फट जाएगा तो खून उसका जल्दी बंद हो जाता है, यानी इसका मतलब है कि उसके शरीर में विटामिन के तगड़ा है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ है, जिससे जल्दी खून बंद हो गया। ठीक है, तो इतना सारा जो विटामिन था, विटामिन का पूरा पोथी पतरा खोल के रख दिए, आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेलने के रूप में किसका पुनः अवशोषण होता है? हेलने के रूप में किसका पुनः अवशोषण होता है? तो हेलने के लूप में किसका पुनः अवशोषण होता है? तो हेलने के जो लूप होता है उसमें जो होता है जल और NaCl का पुनः अवशोषण होता है। किसका? जल और NaCl का। पेशीय उत्तक में पाया जाने वाला द्रव को क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा सार्कोप्लाज्म। पेशीय उत्तक में होता है सार्कोप्लाज्म। क्या होता है? सार्कोप्लाज्म होता है। ठीक है, पेशीय जो उत्तक होती है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है अरेखित और एक होती है रेखित। अरेखित और रेखित। अरेखित जो होता है चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। और रेखित जो होगा उसको बोलते हैं कंकालीय। क्या बोलते हैं? कंकालीय होते हैं। ये जो होता है अरेखित जो होता है अनैच्छिक होता है, और रेखित जो होता है ऐच्छिक होता है। कैसा होता है? ऐच्छिक हड्डियां होता है। जैसे हाथ पांव की हड्डी क्या है? रेखित है। चेहरे की हड्डी क्या है? रेखित है। लेकिन अगर अनैच्छिक की बात करें तो फूड पाइप क्या है? फूड पाइप क्या है? अरेखित है। ब्लड वेसल्स की जो पेशी होती है, ब्लड वेसल्स की जो पेशी होती है वो कैसा होती है? तो अरेखित पेशी होती है। 41 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? अमोनिया गैस का उत्सर्जन कौन सा जीव करता है? तो आपका मछली भी अमोनिया निकालता है, प्रोटोजोआ भी अमोनिया निकालता है, मेढक नहीं निकालता है, सरीसृप नहीं निकालता है। यानी ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही हो जाएगा। यानी ये उत्सर्जन चैप्टर से है। तो उत्सर्जन चैप्टर में जो होता है एक होता है अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक और ग्वानोटेलिक, यानी 4 तरह के होते हैं उत्सर्जन करते हैं। तो सारे के बारे में बता देते हैं। अमोनोटेलिक जो होता है अमोनिया निकालता है। यूरियोटेलिक जो होता है यूरिया निकालता है, यानी जिसका जो पेशाब करता है ना उसमें यूरिया निकलता है। यूरिकोटेलिक, यूरिको जो टेलिक होता है उसमें यूरिक एसिड निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है। उसके बाद गुआनो जो टेलिक होता है, गुआनोटेलिक, उसमें गुआनिन निकलता है, गुआनिन निकलता है। तो अमोनिया अमोनोटेलिक, यूरिया यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड और गुआनोटेलिक में गुआनिक एसिड निकलता है। ठीक है, तो अमोनोटेलिक के अंदर जो आता है कीट हो गया, मछली हो गया, हाइड्रा हो गया। यूरियाटेलिक में जो आता है मानव हो गया, पशु हो गया, ये सारा यूरिया पेशाब करता है। यूरिकोटेलिक में जो आता है छिपकली हो गया, गिरगिट, सांप, पक्षी, सारा का सारा यूरिकोटेलिक में। गुआनोटेलिक में जो आता है मकड़ा हो गया, यानी कीट में जो उत्सर्जन होता है सारा का सारा उत्सर्जन गुआनोटेलिक के अंतर्गत आता है। और कीट में जो उत्सर्जन होता है उसके लिए ग्लैंड पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड के तहत कीट में उत्सर्जन होता है। मेरुरज्जु का कार्य, मेरुरज्जु का कार्य, मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है? तो मेरुरज्जु का जो प्रमुख कार्य है मस्तिष्क से आने वाले जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। एकदम सही है। अप्रतिवर्ती क्रिया में समन्वय व नियंत्रण करता है। एकदम सही है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आया होगा। यानी उद्दीपन का संवहन कैसे करता है? जैसे मेरुरज्जु जो है पीठ की हड्डियां में जो पाया जाता है ना, उसमें जो है पाइप की तरह होता है। जैसे घर में वायरिंग कराते हैं ना तो पाइप रहता है, अब पाइपुआ के अंतर में 10 गो 15 गो 20 गो तार को कोच देते हैं, और सारा तार को सभी बॉल से हो गया, पंखा से हो गया, जो चीज़ एसी फ्रिज जितना चीज़ चलाना रहता है सारा में कनेक्शन जोड़ देते हैं उसी पाइपुआ के तहत। उसी तरह से शरीर में एक मेरुरज्जु होता है और उसी मेरुरज्जु में 31 जोड़ी नस पाया जाता है। पूरे शरीर का जितना सारा सिग्नल होता है वो सारे को ले जाता है। यानी कोनो एक थप्पड़ आपको मारा तो उसका सिग्नल पहले उसके पास जाएगा, उसके मारने का सिग्नल गया
दर्द करेगा, ये सिग्नल लेके चल जाएगा दिमाग को कि कोनो मारा है, मतलब दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे कट गया तो वो सिग्नल यहीं पर लेकर के जाता है। यानी उद्दीपन का संवहन कौन करता है? तो मेरुरज्जु करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संवहन एवं नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु ही करता है। 43 नंबर में किसके अनुसार सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह नियम जो है व्युत्क्रमाणु का नियम होता है वर्गमूल पे ग्राहम का नियम। कौन सा नियम? ग्राहम का नियम। ग्राहम का नियम व्युत्क्रमानुपाती का नियम है। एवोगाड्रो हो गया, डाल्टन हो गया, चार्ल्स हो गया, ये सारे के सारे नियम को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। 44 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन सा है? तो इसका सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में यह एकदम गलत है। क्या है? एकदम गलत है, यह एकदम गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। बाकी सारा का सारा सही है, यानी आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यही वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर में, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? यानी जैसे ये नाभिक हो गया, इसमें जो बहुत सारी कक्षा होगी, मान लीजिए ये इसी पर यहीं पर चक्कर मार रहा है, यहीं पर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर नहीं जा रहा है, यानी एक एक कक्षा में चारों तरफ नाच रहा है, तो इसके ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक में है, यानी कि इसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी अगर ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो अगर बढ़ेगा तो अगले कक्षा में जाएगा, घटेगा तो उसे कम वाले कक्षा में आएगा, लेकिन वही में रहेगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है। समझ रहे? तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। शहद का प्रमुख घटक, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? इसका हो जाएगा फ्रुक्टोज। शहद क्या है? फ्रुक्टोज का प्रमुख घटक है। 47 नंबर में कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक नहीं है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये भी है, TNG भी है, TNT भी है, पोटेशियम क्लोरेट क्या है? पोटेशियम क्लोरेट ये भी है। यानी यहाँ पे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये वाला है, ये वाला नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर में है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? यानी तांबा में जो जंग लगता है, तांबा में जो जंग लगता है, तांबे को ताम्र संदूषण को यानी जंग से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर कौन चीज़ का लेप, धातु की लेप चढ़ाई जाती है? कौन चीज़ का लेप चढ़ाया जाता है? तो तांबे के जो जंग लगने से बचने के लिए कौन चीज़ का लेप चढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रांगा। क्या हो जाएगा? रांगे का लेप चढ़ाया जाता है, रांगे का लेप चढ़ाया जाता है। आपका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी तांबा के जंग लगने से बचाने के लिए उस पर रांगे की परत चढ़ा दी जाती है। लेकिन अगर लोहे पर जंग लगने से बचाना है तो आपको जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसको बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है? तो पाणिनि ने किया है। सॉरी, यहाँ पर आपका पेन ले लेते हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है? पाणिनि ने किया है। किसने किया है? पाणिनि ने किया है। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है? तो पाणिनि ने किया है। उसके बाद महाभाष्य की रचना किसने किया है? महाभाष्य की रचना जो है पतंजलि ने किया। किसने किया है? पतंजलि ने किया है। उसके बाद निरुक्त की रचना किसने किया है? तो निरुक्त की जो रचना है यास्क ने किया है। किसने किया है? यास्क ने। निरुक्त की रचना किसने किया है? यास्क ने किया है। वहीं पे बात करें वर्तिका की रचना, वर्तिका की रचना तो एक हो जाएगा कात्यायन। कौन हो जाएगा? कात्यायन ने किया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर 50 क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास का नाम बताना है तो वो हो जाएगा आपको इकाइनोरिया, इकोर्निया। क्या हो जाएगा? इकोर्निया
ई कॉर्निया जो है आपका विश्व की समस्यात्मक जलीय घास हो जाएगा। तो आपका टोटल के टोटल 50 क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको बता दिए है। जो टोटल एक जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो बच जा रहा है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपका भी मन उगता जाएगा, देख नहीं पाएंगे। तो आपको इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम उस बचे हुए 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। धैर्य रखिए, आपका सारे क्वेश्चन को A to Z सॉल्यूशन करके बताएंगे ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।